औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 21, चैप्टर नंबर 12, फर्स्ट ईयर बायो, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो है इसमें हमने प्रीवियसली एक लेक्चर दिया है और उसमें हमने हार्ट पंपिंग आर्गन, मस्कुलर पंपिंग आर्गन हार्ट और हार्ट साइकिल या कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट और पेसमेकर के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अभी हमने डिस्कशन करना है, न्यू टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और शॉर्टकट यू कैन से ईसीजी। आमतौर आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पेशेंट जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बाज़ औक़ात अगर डॉक्टर को उसके बीपी के लिहाज से, उसके हार्ट साइकिल के लिहाज से कोई सस्पेक्शन होता है तो वो उसको एक टेस्ट लिखता है और उस टेस्ट का नाम है ईसीजी। ईसीजी का मतलब ये नहीं है कि ये कोई ब्लड फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ईसीजी जो होते हैं हार्ट में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट में एक पेसमेकर लगा होता है, एक नहीं दो पेसमेकर है, लेकिन एक प्रिंसिपल पेसमेकर है। फॉर एग्जांपल जो प्रीकेवल के करीब होता है उसका नाम है SA नोड, साइनो आर्टरियल नोड, और जो इधर होता है उसका नाम है AV नोड। तो मीन ये ईसीजी में डॉक्टर हजरात ये मालूम करना चाहते हैं, क्या चीज़ मालूम करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। मीन जो SA नोड है और AV नोड है, SA नोड और AV नोड के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मालूम करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, द नेम ऑफ दैट टेस्ट इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द नेम ऑफ द टेस्ट in which we measure the electrical activity of the heart on a special marked paper। स्पेशल मार्क पेपर के साथ ब्रैकेट में लिख ले ECG पेपर। ये आम कागज नहीं होता, ECG पेपर। एन स्पेशल मार्क पेपर इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और शॉर्टकट यू कैन से ECG। एक्चुअली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये ECG के जो मतलब नॉलेज है, इसको कलेक्टिवली ये एक्चुअली हार्ट के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इसको कहा जाता है, और जो डॉक्टर, जो कार्डियोलॉजिस्ट इसका एक्सपर्ट होता है इसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जिस तरह हमारे KP में एक खासी पॉपुलर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट जो है, ये HMC हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो एक कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है। वो स्पेशली हार्ट के इस चीज़ को ट्रीट करते हैं कि अगर SA नोड और AV नोड में कोई प्रॉब्लम है तो वो इसका ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। तो क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, तो ये हमारे साथ है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का ब्रांच है। चलो ठीक है जी। तो इफ़ यू वांट टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट on a special mark paper, this is known as DASH. This is known as what? Electrocardiogram, or you can say ECG. अब आप लोग याद रख ले कि what are the importance of this ECG? ECG का importance क्या है? ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? What is the reason? इससे डॉक्टर हजरात किस चीज़ को मालूम करना चाहते हैं? मतलब डॉक्टर कौन से ऐसी चीज़ों को ECG से मालूम कर सकते हैं? तो ECG से जिस चीज़ को मालूम किया जाता है डॉक्टर, मतलब आप लोगों का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ECG, तो इम्पोर्टेंस ऑफ ECG ये है
to know about ये सारे क्वेश्चन है. एरिथमिया, टू नो अबाउट हार्ट रेट एंड एरिथमिया. एरिथमिया का मतलब है द रिथमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर. एक खास रिदम से जब हार्ट कंट्रैक्शन करता है उसको क्या कहते हैं? एरिथमिया. एरिथमिया या हार्ट रेट भी इसको कहते हैं. टू नो अबाउट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक. मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक के सिम्टम भी इसी ईसीजी से इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट मालूम करते हैं. आर्ट्रियल एनलार्जमेंट भी मालूम करते हैं. आर्ट्रियल एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ द आर्ट्रिया. वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी मालूम करते हैं. वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, हाइपर मीन अबाव, हाइपरट्रॉफी. वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी का मतलब यह है enlargement of the ventricle is known as what? Ventricle hypertrophy. यानी जब ये वेंट्रिकल enlarge हो जाए, swell up हो जाए, और अरिकल के enlargement, arterial enlargement है, तो ये दो चीज़ें जब हो तो ये भी इस तरह ईसीजी से मालूम किया जा सकता है. बंडल ब्रांच ब्लॉक इससे मालूम करते हैं. बंडल ब्रांच ब्लॉक. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को किया था कि इधर जो बंडल ऑफ हिस्से, इससे एक राइट बंडल ब्रांच निकले और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच. इसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये इधर से इस तरह निकले हैं. तो अगर इसमें कोई ब्लॉकेज है तो ऑटोमेटिकली अगर राइट बंडल ब्रांच में ब्लॉकेज है तो राइट साइड ऑफ द हार्ट को इम्पल्स नहीं जाएगा, फिर ये कंट्रैक्शन स्लो शो करेगा. या अगर लेफ्ट साइड में ब्लॉकेज है तो लेफ्ट साइड जो है ना कंट्रैक्शन, मतलब उसमें ब्लॉकेज की वजह से कंट्रैक्शन जो है ना इफेक्ट करेगा. तो राइट या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज भी इससे मालूम किया जा सकता है. लेस ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट muscle, less blood supply to heart muscle, which is known as what? Cardiac ischemia. Cardiac ischemia. Ischemia का मतलब है लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, तो इसको कहते हैं कार्डियक इस्कीमिया. या डेथ ऑफ द टिश्यू ऑफ द हार्ट इज also can be detected from the ECG. So these are the possible things which are identified by an electrophysiologist, a cardiologist from the ECG. आम बंदा इसी ECG को न रीड कर सकते न इसको पता चल सकता है. ये एक कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट का काम है कि वो वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, अरिकल एनलार्जमेंट, बंडल ब्रांच ब्लॉक, less blood supply to the heart, cardiac ischemia, all these things can be identified by a competent electrophysiologist. अब ECG पेपर, ECG का जो पेपर है, you can obtain ECG पेपर from a medical store या you can obtain from in hospital. आप लोग इसको देख सकते हैं. ECG पेपर पे दो किस्म के स्क्वायर्स होते हैं, दो किस्म के स्क्वायर होता है. दो किस्म के स्क्वायर जो है, इस पे एक लार्ज स्क्वायर होता है, लार्ज स्क्वायर, ये एक डब्बा सा है, और एक होता है स्मॉल स्क्वायर. लार्ज स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर. वन लार्ज स्क्वायर किसके बराबर होता है? अब आप जो याद रख ले, जितने ECG के मशीन होते हैं, ऑल ECG मशीन वर्क एट स्टैंडर्ड रेट 25 मिलीमीटर पर सेकंड. 25 मिलीमीटर पर सेकंड से काम करते हैं. लेकिन एक चीज याद रख ले, द apparatus by which ECG perform is known as electrocardiogram.
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते नहीं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द नेम ऑफ मशीन। नो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द नेम ऑफ द टेस्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द नेम ऑफ द टेस्ट विच इज परफॉर्म बाय दिस मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जिस प्रोसीजर के जरिए किया जाता है, प्रोसीजर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। द मेथड, द प्रोसीजर बाय मींस ऑफ व्हिच द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज परफॉर्म is known as what? Electrocardiography. Machine is electrocardiograph. प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और जो टेस्ट है, टेस्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द नेम ऑफ द टेस्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अनदर थिंग, मशीन, सारे ईसीजी के मशीन एक ही रेट से चलते हैं, 25 मिलीमीटर पर सेकंड। इट इज अ स्टैंडर्ड रेट। अब जो ये मशीन है, द रेट ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ द मशीन, 1 लार्ज स्क्वायर में 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लार्ज स्क्वायर इस तरह होते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 इधर 5 इधर, तो 1 2 3 4 5 5 5 5 25। तो ये एक लार्ज स्क्वायर है। एक लार्ज स्क्वायर में 25 स्मॉल स्क्वायर होता है। अब इसके क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये एक लार्ज स्क्वायर, इस एमसीक्यूज का मतलब ये है 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इसका ये है कि एक लार्ज स्क्वायर कितने टाइम में इस ईसीजी मशीन से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से, ईसीजी मशीन और यू कैन से टेक्निकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इन हाउ मच टाइम 1 लार्ज स्क्वायर कम आउट ऑफ द ईसीजी मशीन। ये है 0.2 सेकंड। फिर 1 स्मॉल स्क्वायर कितने टाइम में निकलता है? ये एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकंड। ठीक है। अब अगर मैं लिख लो कह रहा इन 1 मिनट डैश लार्ज स्क्वायर कम आउट ऑफ मशीन, इस मशीन से कितने लार्ज स्क्वायर 1 मिनट में निकलते हैं? तो 1 मिनट में 5 लार्ज स्क्वायर निकलते हैं। मिनट नहीं, इन 1 सेकंड लिख लें। हाउ मेनी लार्ज स्क्वायर आप लोगों के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। हाउ मेनी लार्ज स्क्वायर कम आउट ऑफ द ईसीजी मशीन इन 1 सेकंड? इन 1 सेकंड 5 लार्ज स्क्वायर कम आउट। तो जब 1 सेकंड में 5 लार्ज स्क्वायर आते हैं, अब आप लोग फुल मिनट ले ले। इन 1 मिनट डैश, ये सेकंड है और अब मिनट है। इन 1 लार्ज मतलब इन 1 मिनट डैश लार्ज स्क्वायर कम आउट ऑफ द ईसीजी मशीन। तो इसमें ये है, सेकंड में 5 है, मिनट में कितने होंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 ना। तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 300। इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि 300 लार्ज स्क्वायर कम आउट ऑफ द ईसीजी मशीन इन 1 मिनट। इन हाउ मिनट मतलब इन हाउ मच लार्ज स्क्वायर कम आउट ऑफ द ईसीजी मशीन इन 1 मिनट? 300। कितने होंगे? 300। अब इनमें से ये तो रेट ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ द ईसीजी मशीन है, लेकिन रेट ऑफ पेपर कमिंग आउट ऑफ द ईसीजी मशीन ये तो हो गया। अब हम इसमें ईसीजी के कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट ऑफ ईसीजी, कंपोनेंट ऑफ ईसीजी। ईसीजी के जो कंपोनेंट है 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट है? हैविंग 5 कंपोनेंट। What are that components? MCQs में आ सकते हैं। Which of the following are the component of the ECG? वो ये हैं।
P Q R S T. P Q R S T. These are the 5 component. ये P Q R S T ये रफ इसको ये नेमिंग दिया है और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है, मतलब हार्ट के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को शो करता है। अब हमने इसको डायग्रामेटिकली शो करना है कि हमने इसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। तो ईसीजी मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टेस्ट का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। टेस्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जिस तरीके के जरिए किया जाता है प्रोसीजर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये तो पेपर के कमिंग आउट ऑफ द मशीन के जिस रेट से निकलते हैं उसके एमसीक्यूज है। अब हमने इसको शो करना है। फॉर एग्जांपल हम इसको थोड़ा सा इस तरह आगे जाएगा। ये जगह जो है P Q R, this is P Q R S and this is T। फिर इसके बाद P Q R S T, फिर इसके बाद P Q R S T and so on। अब इन टेक्निकल लैंग्वेज P जो होते हैं P, यू कैन से P वेव। P वेव इज इक्वल टू, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अरिकल कंट्रैक्शन। द अरिकल कंट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? P wave. The P wave represent auricle contraction. So the P wave represent auricle contraction. अब अगर आप लोगों के MCQs में इस तरह आएगा, auricle contraction on the ECG paper is represented by a dash, T wave, P wave, QRS, ST segment, मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? P wave। तो P wave auricle contraction को रिप्रेजेंट, या auricle contraction represented by P wave, या P wave represent which of the following? तो P wave represent auricle contraction। फिर इसके बाद ये QRS है, नहीं सॉरी QR जो है, वैसे तो डॉक्टर हजरात QRS कम्प्लेक्स इसको कहते हैं। तो QRS कम्प्लेक्स जो है वो इज ए होल वेंट्रिकल कंट्रैक्शन को वो लोग लेते हैं, लेकिन आप लोगों के बुक में ये अलग सेगमेंट की शक्ल में ये एक्सप्लेन किए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। ये QR जो है QR इंटरवल जो इसको कहते हैं। QR इंटरवल जो है एंड ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल, ये वेंट्रिकल डायस्टोल का एंड है। तो जब एंड ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया तो स्टार्ट ऑफ व्हाट हो गया? स्टार्ट ऑफ सिस्टोल। एंड ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल हो गया तो मीन दिस इज द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। मीन जब आप लोग ये जगह लेते हैं, डॉक्टर तो होल लेते हैं सारा, लेकिन आप लोगों के बुक में अलग दिया है ये QR है, दिस इज QR। जब ये QR आप लोग ले QR, तो ये QR हमारे साथ एंड ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल है, यानी हार्ट के वेंट्रिकल के रिलैक्स पाम का जो एंड होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय QR।
तो ये ऐसे ज़बरदस्त MCQs इससे आते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, एंड ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल इज रिप्रेजेंटेड बाय, नीचे ऑप्शन होगा पी वेव, QR इंटरवल, ST सेगमेंट वगैरह मुख्तलिफ इस तरह क्वेश्चन होंगे। तो उसके बेस्ट ऑप्शन क्या है? QR या QR MCQs, QR on the ECG paper, QR on the ECG paper represent dash, represent end of the ventricle diastole। अब इसके बाद है RS सेगमेंट। RS सेगमेंट जो है इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकल सिस्टोल। फिर ST सेगमेंट है, ST सेगमेंट भी शो करता है वेंट्रिकल सिस्टोल। Which of the following on the ECG paper show ventricle systole? तो एक हमारे साथ आ गया ST सेगमेंट और दूसरा जो है RS सेगमेंट। Which of the following on the ECG paper show ventricle contraction? Which of the following on the ECG paper show ventricle contraction? तो अगर ऑप्शन में आप लोगों को दिया है, स्टेटमेंट ये है which of the following show ventricle contraction on the ECG paper, और मैं लिखता हूं RS, ऑप्शन बी लिखता हूं ST, तो जरूरी यह है कि ऑप्शन सी क्या होगा? बोथ A and B, बोथ A and B, यानी RSP वेंट्रिकल सिस्टोल शो करता है और ST भी वेंट्रिकल सिस्टोल शो करता है, यानी ये जगह भी और ये RSP। अब ये जो TP इंटरवल है, TP इंटरवल ये जगह है, मैं रिप्रेजेंट करता हूं TP इंटरवल, ये जगह ये अगर देख ले, ये लाइन स्ट्रेट है, इसको आप लोग आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी कहते हैं, इस जगह को नहीं, ये दिस इज आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ये है कि इस टाइम हार्ट के किसी चेंबर से कंट्रैक्शन नहीं निकलता, मीन हार्ट के जो सारे चेंबर है इट रिमेन रिलैक्स, ये दोनों बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल भी ओपन होंगे और ब्लड सारे चेंबर में फ्लो करता है। तो इसका मतलब है TP इंटरवल जो है इट रिप्रेजेंट इज, आप लोगों के बुक में लिखा है कि TP इंटरवल शो द वेंट्रिकल डायस्टोल। क्या लिखा है? वेंट्रिकल डायस्टोल, लेकिन एक्चुअली मैं इधर लिखूंगा होल चेंबर इन रिलैक्स फॉर्म, सारे चेंबर रिलैक्स फॉर्म में होते हैं यहां तक। अब अगर आप लोग देख ले, यहां तक ये 1 बीट हो गया, दिस इज 1 बीट। क्यों? ये देखिए, दिस इज P रिप्रेजेंट अरेकल कंट्रैक्शन, QR इज द एंड ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल, R इज वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, ST वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, TP इज ए होल चेंबर रिलैक्स फॉर्म में है। फिर उसके बाद दोबारा क्या होगा? दोबारा अरेकल कंट्रैक्शन शुरू होगा, ये P वेव है, और फिर उसके बाद RS है, सॉरी QR है, फिर RS है, फिर T है, फिर TP इंटरवल एंड सो ऑन, ये चीज इस तरह कंटिन्यू होगा। तो अगर आप लोगों के MCQs आ जाए, द TP इंटरवल ऑन द ECG पेपर रिप्रेजेंट डैश वेंट्रिकल डायस्टोल या इज ए होल चेंबर इन रिलैक्स फॉर्म। और अगर इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, इज ए होल चेंबर ऑफ द हार्ट इन रिलैक्स फॉर्म is represented by which of the following during ECG, तो मतलब उसमें लिखा होगा TP, ST, RS, QR, P, इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? TP इंटरवल। क्या होगा इसमें? TP इंटरवल। अब अगर किसी इंसान के, तो मतलब या आप लोग इसको इसी तरह याद रख ले कि मतलब TP इंटरवल रिप्रेजेंट डैश, TP इंटरवल रिप्रेजेंट डैश, ST represent dash, RS represent dash, QR represent dash, P represent dash। तो इसके पॉसिबल आंसर ये है, या इस साइड से MCQs देगा या इस साइड से MCQs देगा। अगर किसी इंसान के ECG इस तरह हो गया कि उसमें ये QRS कम्प्लेक्स जो है, ये QRS ये बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गया या बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ये इर्रेगुलरिटी शो करते हैं। या अगर किसी का P वेव बहुत ज्यादा कम हो गया या बहुत ज्यादा हो गया, ये भी इर्रेगुलरिटी शो करता है। और अगर किसी का P वेव इस तरह है कि बाज़ जगहों पे इस तरह बार बार कंट्रैक्शन है, फिर इस तरह है, ये भी इर्रेगुलरिटी शो करता है।
और अगर किसी का ईसीजी इस तरह प्लेन हो गया, इसका मतलब यह है कि वो हार्ट बीट जो है बिल्कुल जीरो हो गया और ही और शी विल डेड। सो दिस ऑल अबाउट द ईसीजी। तो एक तो ईसीजी पेपर के ये वैल्यू याद रख ले कि कितने टाइम में ये लार्ज स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर आता है, और फिर इसके ये ईसीजी का जो कंपोनेंट है ये आप लोग अपने साथ याद रख लें। तो एक हिस्से जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, 3 हिस्से थे, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल। ब्लड तो आप लोगों के कोर्स पे है नहीं, हार्ट है, हार्ट डिस्कशन खत्म हो गया। दूसरा सेक्शन जो है ब्लड वेसल है। क्या चीज है? ब्लड वेसल। The close tubular structure in which the close tubular structure in which blood flow is blood vessel। हमारे बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। पिछले दिन मैंने चैप्टर नंबर 9 में फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी उसमें इस तरह क्लोज ब्लड वेसल नहीं है। हमारे बॉडी में कभी भी ब्लड डायरेक्ट हमारे बॉडी टिश्यू के साथ टच नहीं होता। हमारे बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेशन करता है इनसाइड द क्लोज ब्लड वेसल। ये क्लोज ब्लड वेसल 3 किस्म के हैं। वन इज द आर्टरीज, द सेकंड वन इज द capillaries, and the third one is the veins। इसका चक्कर ये होता है कि ये किस तरह एक ट्री सा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो क्या है? एओर्टा, 1 inch in diameter। एओर्टा divided further into smaller branches which is known as what? Arteries। Arteries are further divided into arteriole। Arteriole further divided into microscopic blood vessel which is known as what? Capillaries। Capillaries इधर मैं लिखता हूं join together, join and form venols। Venols join and form veins, and all veins combined together, all veins form 2 large veins, that is precaval and postcaval, या इसको कहते हैं इंफीरियर, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और ये दूसरे को कहते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। ये पूरा इसी ब्लड वेसल के डिस्ट्रीब्यूशन का एक ट्री सा है। ये मतलब द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इज एओर्टा, हार्ट से निकलता है, हार्ट से निकलता है। ये साफ खून हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द ह्यूमन बॉडी। तो एओर्टा जो होता है ये फर्दर डिवाइड हो गया है इनटू स्मॉलर ब्रांचेस व्हिच इज नोन एज आर्टरीज, आर्टरीज फर्दर डिवाइड इनटू फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस, आर्टरियोल, आर्टरियोल इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज join and form venole, venole join and form veins, and all veins from the upper body parts are combined together and they form precaval, and all veins from the lower body parts combine together and they form postcaval। और ये प्रीकेवल और पोस्टकेवल, प्रीकेवल को कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और पोस्टकेवल को कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो ये दोनों प्रीकेवल और पोस्टकेवल का काम ये है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं, प्रीकेवल अपर बॉडी पार्ट से और पोस्टकेवल लोअर बॉडी पार्ट से, और दोनों ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है इंसान के राइट अरेकल में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने चीजें प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस किया है।
अब जरा हम इनमें से वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज जो होते हैं दोज ब्लड वेसल which carry oxygenated blood from heart to all parts of the body except में आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में यह डिस्कशन किया था, वाहिद आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करता है? इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। लेकिन बाकी जितने आर्टरी है इसका काम यह होता है कि कलेक्ट या कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज जो होते हैं ये इलास्टिक होते हैं नेचर में, इलास्टिक टू बियर द फोर्स ऑफ ब्लड, टू बियर द फोर्स ऑफ ब्लड। फोर्स ऑफ ब्लड ये, क्योंकि अगर आर्टरीज में ये इलास्टिसिटी ना होता तो फिर जो है ना बीपी जब हाई हो जाता, या आम अगर बीपी हाई भी ना होता तो इंसान के मतलब एडल्ट ह्यूमन बीइंग में फिर ये इम्पॉसिबल होता कि वो ये फोर्स बर्दाश्त करे, फिर ये रप्चर हो जाते। सो दे आर इलास्टिक, फ्लेक्सिबल होते हैं आर्टरीज। इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज्यादा होता है। इलास्टिक होते हैं एंड थिक वॉल्ड, दे आर थिक वॉल्ड। द आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक। अब इसके वॉल जो है, वॉल ऑफ द आर्टरी, इसके 3 लेयर होते हैं। वॉल ऑफ द आर्टरीज, वॉल ऑफ द आर्टरीज में कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स, हैविंग 3 लेयर्स। व्हाट आर द नेम ऑफ दैट लेयर्स? वन इज द ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी है। और ये किस चीज पे मुश्तमिल है? ये इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसमें और इरियोलर टिश्यू। इलास्टिक फाइबर्स एंड इरियोलर टिश्यू, मतलब इट इज कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक fibers and areolar tissue, areolar tissue। ये भी आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन आ गए, द कंपोजिशन ऑफ द ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ द आर्टरी, द कंपोजिशन ऑफ द ट्यूनिका एक्सटर्ना ऑफ द आर्टरी इज, तो ऑप्शन में है इलास्टिक फाइबर्स एंड इरियोलर टिश्यू, या लिखा होगा इरियोलर टिश्यू एंड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम इधर नहीं है, वो ट्यूनिका इंटरना में होता है। तो इलास्टिक, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो उसमें लिखा होगा कंसिस्ट ऑफ इरियोलर टिश्यू एंड इलास्टिक फाइबर। इरियोलर टिश्यू को इरियोलर टिश्यू इस वजह से कहता है कि ये इरिएटेड टिश्यू मीन इसके बीच में स्पेसेस होता है, ज्यादा स्पेसेस की वजह से इसको क्या कहते हैं? इरियोलर टिश्यू। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज द ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल, सर्कुलरली अरेंज circularly arranged smooth muscles and few elastic fiber, few elastic fibers, few elastic fibers होते हैं और सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या चीज होते हैं? सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल। ट्यूनिका इंटरना, इसका दूसरा नाम भी है एंडोथीलियम,
एंडोथीलियम या ट्यूनिका इंटरना, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस epithelium. समझा रहा हूं कि व्हाट इज मीन बाय स्क्वेमस इपिथेलियम. स्क्वेमस इपिथेलियम प्लस इरियोलर टिश्यू. इरियोलर टिश्यू तो आप लोग देख ले, एक तो इसके कंपोजिशन से तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं. इससे आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये आएगा कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी इज विच वन, तो वो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, या द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी ट्यूनिका एक्सटर्ना. मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली इट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, तो वो है इलास्टिक फाइबर्स. एनाटॉमी इसका ये है कि ये केमिकली कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एंड इरियोलर टिश्यू. ये इलास्टिक फाइबर कोलेजन प्रोटीन है. कौन से प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन. और इरियोलर टिश्यू हैविंग स्पेसिस. इसके अलावा ट्यूनिका मीडिया जो है इसमें सर्कुलरली अरेंज मसल्स होते हैं. क्या होते हैं? सर्कुलरली अरेंज स्मूथ मसल्स हैं एंड फ्यू इलास्टिक फाइबर्स होते हैं इसमें. और इसके अलावा ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम जो है केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेमस इपिथेलियम प्लस इरियोलर टिश्यू. स्क्वेमस का मतलब क्या है? ये लैटिन वर्ड है स्क्वेमस. स्क्वेमस मीन स्केल लाइक, यानी ये स्केल लाइक सेल्स इसमें होते हैं. तो दीज आर द एनाटॉमी ऑफ द आर्टरीज. अब इनमें से आर्टरीज का बाइफर्केशन तो मैंने वो ये चीज आप लोग नोट कर ले कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा है. एओर्टा डिवाइड इनटू आर्टरीज. आर्टरी फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस नोन एज आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो गया है. सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एओर्टा है, विच इज 1 इंच इन डायमीटर होता है. 1 इंच इन डायमीटर. तो और इसमें फ्लो ऑफ ब्लड भी बहुत ज्यादा होता है. आगे एक चार्ट दिया है, उसमें से आप लोगों को ये चीजें फिर समझ आएंगे. नेक्स्ट हम इसमें आते हैं. ये जो क्या है, मतलब आर्ट्रियोल है ना, आर्ट्रियोल के आर्टरीज, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, एओर्टा डिवाइड आर्टरीज इनटू आर्ट्रियोल. आर्ट्रियोल 3 to 10 millimeter in diameter होते हैं. 3 to 10 millimeter. Arteriole play which one play a role in vasoconstriction and vasodilation. Which of the following play a role in vasoconstriction and vasodilation? Vasoconstriction और vasodilation जो है, वैसे ये एक टॉपिक है आप लोगों के सेकेंडरी ज़ूलॉजी में भी है. तो vasoconstriction and vasodilation में आप लोगों के साथ क्या आता है? Which of the following play? अगर इसमें मैं लिख लो arteries, सेकंड वन लिख लो arteriole, तीसरा लिख लो capillaries, और अगर मैं लिख लो कि बोथ B एंड C, डी नंबर अगर मैं लिख लो बोथ B एंड C, तो इसमें जो ऑप्शन बेस्ट है वो कौन सा ऑप्शन है? आर्ट्रियोल. आर्ट्रियोल प्ले अ रोल इन द वेसोकंस्ट्रक्शन, वेसोडाइलेशन. वेसोकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है व्हेन द ल्यूमेन ये है कि ब्लड वेसल के अंदर ये जो बोरसा है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है जिसमें ये ब्लड फ्लो करता है, when the blood vessel become constrict, ये ल्यूमेन इसका कम हो जाता है, that is known as what? constriction. तो जब ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो इसमें मतलब बीपी हाई हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है ये रिमेन कांस्टेंट. वेसो कंस्ट्रक्शन ज्यादातर सर्दियों के मौसम में होता है. सर्दियों के मौसम में इस वजह से कि ब्लड वेसल, और ये ज्यादातर वेसो कंस्ट्रक्शन और वेसो डायलेशन हमारे स्किन में होता है. स्किन के जो ब्लड वेसल है सर्दियों के मौसम में या डर की हालत में, खौफ की हालत में, ये रेपा हालत के, जब बंदा डर जाता है, डर की हालत में जब बंदा डर जाए, या जब सर्दी का मौसम होता है तो स्किन में जो ब्लड वेसल होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो वेरी लेस ब्लड फ्लो अकर टुवर्ड द स्किन, और इस वजह से स्किन को ब्लड सप्लाई कम हो जाते हैं ड्यूरिंग वेसो कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग विंटर सीजन या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सट्रीम
फ्राइड खौफ की हालत में। और वेसोडाइलेशन ये अक्सर गर्मियों के मौसम में होता है, या इंसान जब गुस्सा हो जाता है तो अगर आप लोग देख ले गुस्से की हालत में इंसान से पसीने बहुत ज़्यादा निकलते, स्वेटिंग ज़्यादा होता है। और अगर आप जो बंदा गुस्से की हालत में होता है अगर आप लोग उसके करीब हो जाए तो उससे इस तरह हीट खारिज होता है। ये क्यों? ये उसके स्किन में जो ब्लड वेसल है वो बहुत ज़्यादा डायलेट होते हैं, तो मोर ब्लड फ्लो अकर टूवर्ड द स्किन। तो लोग कहते हैं ना कि इतना गुस्सा था कि ये इस तरह रेड हो गया था। तो ये रेड क्यों? क्योंकि मोर ब्लड फ्लो अकर टूवर्ड द सुपरफिशियल ब्लड वेसल, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? वेसोडाइलेशन। तो वेसोडाइलेशन यूजुअली अकर ड्यूरिंग द समर सीजन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में होते हैं, और समर सीजन में वेसोडाइलेशन होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड इंसान के बॉडी का टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना? तो ये आर्ट्रियोल, क्योंकि आर्ट्रियोल हमारे सुपरफिशियल ब्लड वेसल स्किन में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बनाते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल है, नजर नहीं आते। ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल राउंड अबाउट 7 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। अब अगर आप लोग देख लें, किसी ने फिंगर टिप, अगर आप लोग किसी तेज नीडल से ये फिंगर टिप टच कर ले तो आप लोग तो ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो फिंगर टिप मैं टच कर रहा हूं, ये जो ब्लड इससे निकलता है, तो आप लोगों का ये ख्याल है कि ये इसके अंदर ये ब्लड इधर पड़ा है। जिस तरह बाद लोग इस तरह करते हैं कि ये देखे ये ब्लड इधर आ गया, फिर आप लोग इस तरह छोड़ते, ये इस तरह होते हैं। अगर आप लोग इसको इस तरह पकड़ ले तो आप समझे कि ये ब्लड इधर इसके अंदर बस फ्रीली अवेलेबल है। ये फ्री अवेलेबल नहीं है। इसी फिंगर टिप में सो मैनी, हजारों के हिसाब से माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल, जिसका नाम क्या है? कैपिलरीज। जब आप लोग इसको टच कर लेना तो वो कैपिलरी फॉर द टाइम बीइंग कैपिलरी क्या हो गया? डैमेज हो गया, जिससे ओजिंग का ब्लड शुरू हो जाता है। तो ये 7 माइक्रोन, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। हमारे बॉडी में ब्लड अगर है तो वो क्लोज ब्लड वेसल के अंदर होता है। तो कैपिलरी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल है, और ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स 7 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि कैपिलरीज occur close to body tissue cells। ये कैपिलरी हमारे बॉडी टिश्यू और सेल्स के करीब होते हैं। किधर होते हैं? कैपिलरीज occur close to our body tissue and बॉडी टिश्यू या सेल्स के करीब होते हैं कैपिलरीज। लेकिन जब ये अगर ये बॉडी टिश्यू या सेल्स के करीब ना होते तो फिर जनाब इसमें ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट भी फिर इम्पॉसिबल होता। ये अगर आप लोग कहें कि यार ये कैपिलरीज में। और दूसरी बात ये है फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज स्लो, which is controlled by डैश का आंसर क्या है? which is controlled by डैश। तो इसका आंसर है प्री कैपिलरी स्पेंक्टर मसल। प्री कैपिलरी स्पेंक्टर मसल। स्पेंक्टर मसल बहुत काम की चीज है, जहां भी लगा है तो ये कंट्रोल का काम करता है। ये प्री कैपिलरी स्पेंक्टर मसल सर्कुलरली अरेंज मसल होता है, एक बैंड सा होता है, एक पट्टी सा होता है मसल का। ये कहां पे लगे होते हैं? मतलब ये है, हमने लिखा है कि कैपिलरी बहुत नैरो होता है, 7 माइक्रोन किया, 7 माइक्रोन इन डायमीटर। और फिजिक्स का रूल क्या है? फिजिक्स का रूल ये है कि जब किसी चीज का डायमीटर कम हो जाता है तो उसमें फ्लूइड चीज जो है वो बहुत तेजी से फ्लो करता है। लेकिन कैपिलरी में मैंने लिखा है कि कैपिलरी अकर क्लोज टू द बॉडी टिश्यू सेल, फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरी इज स्लो। ये स्लो क्यों है? बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय प्री कैपिलरी स्पेंक्टर मसल। प्री कैपिलरी स्पेंक्टर मसल कहां पे लगा होते हैं? जहां से कैपिलरीज एराइज है। फॉर एग्जांपल ये आर्ट्रियोल है, इतना बड़ा नहीं होता लेकिन वैसे समझा रहा हूं। ये आर्ट्रियोल है, एक आर्ट्रियोल से तो बहुत सारे कैपिलरीज निकले हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को ये इस तरह शो कर लूं कि ये कैपिलरी है, हाँ ये कैपिलरी है, कैपिलरी जहां से कैपिलरी एराइज हुआ है यहां पे सर्कुलरली अरेंज मसल्स होता है, अ बैंड ऑफ मसल। ये
दिस बैंड ऑफ मसल इज नोन एज व्हाट? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल। तो ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, ये थोड़ा थोड़ा आर्ट्रियोल से ब्लड छोड़ता है, किधर? आर्ट्रियोल में। अगर किसी इंसान की ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल खराब हो गए तो फिर तो ब्लड कैपिलरी में बहुत तेजी से निकलेगा, और अगर ब्लड कैपिलरी में तेजी से निकलेगा, कैपिलरी तो माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है और कैपिलरीज में माइक्रोस्कोपिक पोर्स भी होता है, तो अगर किसी इंसान के कैपिलरीज में ये फर्क आ गया कि मतलब जहां से ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल शुरू हुआ है, हाँ ये कैपिलरी है, तो ये जनाब इसके पोर्स में ब्लड तो बहुत ज्यादा तेजी से जाएगा इसमें, फिर इससे बहुत सारा फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड ओजिंग फ्रॉम कैपिलरी ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से कैपिलरी के पोरस वाल से फ्लूइड निकलेगा। वंस अगेन माय डियर, मैं ये कहना चाहता हूं कि कैपिलरी के डायमीटर तो नैरो है, इसमें तो ब्लड वैसे भी बहुत प्रेशर हाई होगा, लेकिन प्रेशर हाई होने से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने जहां से कैपिलरी एराइज होते हैं वहां पे इसके बेड जहां से एराइज होते हैं इस पे ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल है विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड। तो जब ब्लड थोड़ा थोड़ा छोड़ता है तो ब्लड जब कम होता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम कम इसमें छोड़ता है, तो प्रेशर भी कम होगा ना। तो जब प्रेशर कम होगा फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, लेकिन वैसे नॉर्मलाइजेशन कौन काज करता है? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल। अगर किसी इंसान के प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल खराब हो गए, बुढ़ापे में अक्सर खराब होते हैं, तो उसी इंसान के मतलब ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल फिर ये कंट्रोल नहीं कर सकता और फिर बहुत सारा ब्लड कैपिलरी में एंटर होगा, जो ज्यादा फ्लूइड कैपिलरी के पोरस वाल से फ्लूइड निकलेगा इनटू द टिश्यू स्पेसेस, और उस फ्लूइड को फिर हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। इंशाल्लाह कल लेक्चर में आएगा लिम्फ। और वो लिम्फ जब इधर टिश्यू स्पेसेस में जमा हो जाते हैं तो वो जगह स्वेल अप हो जाते हैं, और उस कंडीशन का नाम क्या है? एडिमा, EDEMA, एडिमा, EDEMA, एडिमा। वो स्वेल अप कंडीशन होता है, अक्सर बुढ़ापे में ये कंडीशन आता है। तो मतलब एक तो ये है कि लिम्फ जब ज्यादा बनता है, तो क्यों ज्यादा बनता है? वैसे तो नॉर्मली ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर मसल फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करते हैं, तो फिर नॉर्मल लिम्फ बनता है, नॉर्मल लिम्फ इधर बनता है, वो ठीक है बॉडी के लिए, इसकी वजह से बॉडी मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है। लेकिन अगर कैपिलरी के पोरस वाल से प्रेशर की वजह से ज्यादा फ्लूइड निकलता है तो वो टिश्यू स्पेसेस में जमा होगा, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडिमा। इसको क्या कहते हैं? एडिमा। तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अब जनाब जिस तरह मैंने लिखा है कैपिलरीज जॉइन टुगेदर, बस ये वेंस तक करते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये कैपिलरी जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म व्हाट? वीनोल्स, वीनोल जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म व्हाट? वेन्स। अब वेन्स जो होते हैं, वेन्स आर दोज ब्लड वेसल which collect deoxygenated blood from all body parts, but except blood vessels which collect deoxygenated blood. From all body parts except डैश का आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का काम यह है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, oxygenated blood from lungs to heart। बाकी जितने वेन है इसका काम है ब्लड वेसल विच कलेक्ट deoxygenated blood from all body parts except pulmonary vein।
pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to heart. This is known as what veins. वेन्स में इतना खास कुछ डिस्कशन की नहीं है, लेकिन ये याद रख ले कि वेन्स जो होते हैं ये सुपरफिशियली होता है। स्किन में क्या होते हैं? सुपरफिशियली, और आर्टरीज डीप होते हैं। वेन्स में इतना इलास्टिसिटी नहीं है। वेन्स के भी सारे वही 3 लेयर्स है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, लेकिन इसमें एरियोलर टिश्यू ये और इलास्टिक फाइबर्स एज कंपेयर टू आर्टरीज, इसमें ये चीजें कम होते हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी कम होता है। अब इसके अलावा फ्लो ऑफ ब्लड इन एओर्टा एक जनरलाइज्ड एमसीक्यूज है। फ्लो ऑफ ब्लड इन एओर्टा, फ्लो ऑफ ब्लड इन एओर्टा कितना है? 400 to 500 mm पर सेकंड इज, एमसीक्यूज में लिख ले, 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकंड। पर सेकंड में 400 से लेकर 500 मिलीलीटर पर सेकंड फ्लो करता है एओर्टा में। इसी तरह ब्लड फ्लो इन वेन, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज 150 mm मिलीमीटर पर सेकंड। तो कितना कम हो गया वेन में। और इसके अलावा कैपिलरीज में फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज ये होता है 1 mm पर सेकंड। ये आप लोगों के साथ वो जबरदस्त किस्म के एमसीक्यूज है, ये याद रख ले कि फ्लो ऑफ ब्लड इन द एओर्टा 400 to 500 mm पर सेकंड, फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन 150 mm पर सेकंड, एंड फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब इसके अलावा सारे बॉडी के जो वेन्स है, ये मैंने इधर लिखा है, ऑल वेन्स फॉर्म 2 लार्ज वेन विच इज नोन एज सुपीरियर वेना केवा या प्री केवल, एंड द सेकंड वन इज पोस्ट केवल या इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा या सुपीरियर वेना केवा, दीज आर द 2 लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, और दोनों ब्लड कलेक्ट करता है, एक अपर बॉडी पार्ट से प्री केवल और दूसरा लोअर बॉडी पार्ट से पोस्ट केवल जो है ना कलेक्ट करता है। जब ये कलेक्शन कर ले ब्लड का, तो ब्लड ले आते हैं राइट ऑरिकल, सॉरी हाँ ठीक है, राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट को। प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने डिस्कशन किया है। फिर इसके अलावा है टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ऑलरेडी ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है। एक होते हैं सिंगल सर्किट प्लान, जब इंसान के हार्ट में 1 टाइप ऑफ ब्लड होता है, जिस तरह फिश है, फिश 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, सारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिश के हार्ट में। फिश हार्ट ब्लड को पंप करता है टुवर्ड गिल्स, गिल्स में ऑक्सीजनेशन होता है। फिश जब पानी लेता है ना मुंह के जरिए, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ये पानी फिर चला जाता है किधर? गिल्स को, और गिल्स को उधर हार्ट से ब्लड आ गया, इधर ऑक्सीजनेशन होगा, फिर गिल्स ही से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश बॉडी, दैट इज नोन एज व्हाट? सिंगल सर्किट प्लान। बट इन केस ऑफ द ह्यूमन, डबल सर्किट प्लान अकर। हमारे बॉडी में एक पल्मोनरी सर्किट है, एक सिस्टेमिक सर्किट है। मतलब टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, एक तो हम कहते हैं सिंगल सर्किट प्लान, सिंगल सर्किट प्लान। इसका एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, क्योंकि फिश के हार्ट जो होता है एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। द सेकंड वन इज डबल सर्किट प्लान। डबल सर्किट प्लान जो है, इसमें 2 किस्म के ब्लड सर्कुलेशन एट ए टाइम इंसान के हार्ट में 2 किस्म का ब्लड आता है। वन इज द ऑक्सीजनेटेड एंड सेकंड वन इज डीऑक्सीजनेटेड। अगर आप लोगों के एमसीक्यूज में आ गया, द एग्जांपल ऑफ द सिंगल सर्किट प्लान इन विच द फिश हार्ट रिसीव ओनली 1 टाइप ऑफ ब्लड अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है माय डियर? ये याद रख ले कि सिंगल सर्किट प्लान का एग्जाम्पल होता है पायसेस, फिश। डबल सर्किट प्लान बाकी एनिमल में होता है, सब में, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल में। ये डबल सर्किट प्लान ये है, डबल सर्किट
प्लान। इसमें दो प्लान है, वन इज द पल्मोनरी सर्किट। इसमें एक एमसीक्यूज है, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, पल्मोनरी सर्किट और दूसरा सिस्टेमिक सर्किट। क्वेश्चन, पल्मोनरी सर्किट किसके दरमियान होता है? ये याद रख ले, इसके साथ लिख ले, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन circulation of blood between heart and lung is, अगर MCQ फॉर्म में लिख ले is, तो क्या होगा? circulation of blood between heart and lung is known as what? Pulmonary circuit. Once again, circulation of blood between heart and lungs, यानी हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स को और लंग से वापस आता है हार्ट को, दैट इज नोन एज व्हाट? पल्मोनरी सर्किट। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम मैं ये कहूं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स इज डैश, तो डैश में आंसर लगा दे क्या चीज? सिस्टेमिक सर्किट। क्वेश्चन मेरा ये है, ये एक एमसीक्यूज पॉइंट, आप लोग ये चीज ले सकते हैं, ये भी इसे एमसीक्यूज ले सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन ये है, अगर एमसीक्यूज आ गया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट, आप कहेंगे कि सर किस तरह हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स? फॉर एग्जांपल, बॉडी पार्ट से डीएसेंट ब्लड आता है इंसान के राइट अरेकल को, और फिर इंसान के हार्ट से साफ खून पंप होता है बाय एओर्टा टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो हार्ट और बॉडी पार्ट्स के दरमियान जब ब्लड सर्कुलेशन होता है दैट इज सिस्टेमिक, लेकिन लंग्स और हार्ट के दरमियान सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स इज नोन एज व्हाट? पल्मोनरी सर्किट। Pulmonary circuit, according to pulmonary circuit, circulation of blood occur between dash and dash. According to pulmonary circuit, circulation of blood occur between dash and dash. तो dash and dash में क्या लगाएंगे? Heart and lungs. And according to systemic circuit, circulation of blood occur between dash and dash, between heart and body parts. Is it clear? This is all about the circulation. अब इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन और भी क्लियर करते हैं कि कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेंगे वो, फिर हम शुरू कर लेंगे कल बीपी से स्टार्ट लेंगे। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किस तरह होंगे? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए होता है। ये कंसिडर कर ले, ये बॉडी सेल है, बॉडी सेल टिश्यूज में। ये बॉडी सेल इस तरह करेगा, इसके इर्द गिर्द क्या चीज होता है? कैपिलरीज है। व्हाट इज दिस? कैपिलरी। कैपिलरी में माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। क्या चीज होते हैं? माइक्रोस्कोपिक पोर्स। जब इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स, तो जब इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं तो याद रख ले, अब इसी कैपिलरीज में क्या चीज होते हैं? इसमें HbO2 फ्लो कर रहा है। HbO2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन, इसमें ग्लूकोज है, इसमें मिनरल है, इसमें वाटर है, सारे चीजें। और इधर से सेल के अंदर रिस्पायरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया है, एनी अदर वास्ट मटेरियल। जब ये ब्लड इसी कैपिलरी में फ्लो करेगा क्लोज टू द बॉडी सेल, यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये है कि इसी ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल के अंदर CO2 ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन दिस वे। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर टू द ब्लड कैपिलरीज, ऑक्सीजन विल बी एंटर टू द बॉडी सेल। ऑक्सीजन इधर एंटर होगा सेल को, कार्बन डाइऑक्साइड किधर एंटर होगा? ब्लड कैपिलरीज को। फिर तो कैपिलरीज कंबाइंड हो गए, वीनोल बनाते, वीनोल वेन बनाते, ऑल वेन ऑफ द बॉडी कंबाइंड, अपर बॉडी से ऑल वेन कंबाइंड प्री केवल, लोअर बॉडी से ऑल वेन कंबाइंड फॉर्म पोस्ट केवल। तो सारे डीएसएनेटेड ब्लड आ गया हार्ट को, और हार्ट फिर इसको पंप करते हैं लंग्स को, लंग्स से फिर एक्सहेलेशन के जरिए बाहर निकलता है।
एक्सपायरेशन के जरिए। समझ आ गया ना? तो इसी तरह ये न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, मिनरल्स, वाटर, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड ऑफ द सेल, ये सारे चीजें इससे डिफ्यूज होता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो इस तरह होगा, लेकिन इंसान के बॉडी में ये टोटल कैपिलरी कितना है? टोटल कैपिलरी राउंड अबाउट कितने हैं? 60,000 माइल्स कैपिलरीज, टोटल कैपिलरीज। टोटल कैपिलरीज राउंड अबाउट कितने हैं इंसान के बॉडी में? 60,000 माइल। मतलब इतने कैपिलरी है कि ये 60,000 माइल्स इतना इसका लेंथ है। और ये इतना ज्यादा कैपिलरीज है कि ये कितने एरिया को कवर कर सकता है? ये इतना है कि टोटल सरफेस एरिया जो है 800 से लेकर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया। इट कैन कवर इन एरिया ऑफ 800 to 1000 मीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा कैपिलरीज है कि मतलब 800 to 1000 मीटर स्क्वायर एरिया दे कैन कवर दीज 60,000 माइल कैपिलरी। तो आप खुद सोचे, और ये इतना एरिया है कि ये 3 टेनिस कोर्ट के बराबर है, इक्वल टू 3 टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट जानते हैं ना, यानी जितने एरिया में टेनिस खेला जाता है, जितने एरिया में टेनिस खेला जाता है, तो ये 3 टेनिस कोर्ट के बराबर एरिया है। मतलब अगर आप लोगों को एमसीक्यूज में आ जाए, द कैपिलरीज विच अगर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी, द कैपिलरी विच अगर इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज हाउ मच? That is round about 60,000 mile. The 60,000 mile capillaries of the adult human body, they can cover in area of dash. Area of dash का बेस्ट ऑप्शन क्या है? 800 to 1000 मीटर स्क्वायर। या फिर इस तरह क्वेश्चन, the capillary of an adult human body which cover in area of 800 to 1000 meter square equal to dash tennis court, equal to dash tennis court, या the capillary of an adult human body can cover how much tennis court area? 3 tennis court area। अब क्वेश्चन मेरा ये है, जब इंसान के बॉडी में अल्लाह ने इतना ज्यादा कैपिलरीज बनाए हैं, क्रिएट किया है, तो क्या ये सारे कैपिलरी एक ही टाइम पे ब्लड से फिल हो सकते हैं? नो। तो जब नहीं हो सकते तो ये रीडायरेक्शन ऑफ ब्लड होता है। एक ऑर्गन से ब्लड निकलता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में, और इस तरह पूरे बॉडी में चक्कर लगाता है। तो अगर आप लोग कहते हैं कि ये फिर एक ऑर्गन को जब चला गया उधर से, तो ये चीजें एक्सचेंज होंगे सेल के अंदर, तो वो ब्लड जब दूसरे ऑर्गन में जाता है तो उसमें तो चीजें नहीं होंगे। जनाब, हम कितना चीजें खाते हैं, कितना ग्लूकोज होंगे, कितना अमाइनो एसिड होंगे, कितना मिनरल्स होंगे, कितना वाटर होगा, ये ब्लड फिल अप है, इसमें डिफिशियंसी। एक तो ये है कि आपको ये दिनों से भूखा जो है ना फिर रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं, तो वो तो जाहिर बात है। लेकिन बाकी इंसान तो खुराक का मशीन है, सुबह भी खाता है, दिन को भी, मतलब दोपहर को भी खाता है, और असर को भी खाता है, और शाम को भी खाता है। और पता नहीं, वो मेरा भाई का एक दोस्त था, तो वो कह रहा था कि हम जो है ना क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी गए थे इस्लामाबाद, तो उसने कहा कि वहाँ पे कैंटीन में जब ये पंजाबी लोग आते थे तो मतलब वो उसको कहते कि यार बर्गर लाएं, और ये क्या है पिज़्ज़ा, और मतलब इस तरह हल्के फुल्के चीज़ें, ब्रेड ले आएँ, और ये चीज़ें टोस्ट वगैरह, बन ये चीज़ें खाते थे। तो रोल मोल करते, शामी कबाब वगैरह। और उस कहते कि जब हम पठान लोग आते थे तो हम बैठ जाते, उसको कहते कि यार लोबिया, दालून रावड़ा, लोबिया रावड़ा, रोटाई रावड़ा। तो जब 2 रोटी रहते, फिर कहते और भी रोटी ले आए। तो उसने कहा कि एक दिन वो पंजाबी कहते हैं कि यार ये जो पठान है ना, तो उसने कहा कि आपस में इस तरह वो लोग कहते कि हमें इस तरह गौर गौर के देखते थे कि ये पठान जो है ये अनाज के दुश्मन है। तो ये सच बात है कि ये पठान जो होते हैं ये अनाज के दुश्मन होते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा खाते पीते, तो मतलब ये ब्लड में इन चीजों का डिफिशियंसी नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा होती है ये चीजें। अब एक चीज और याद रख ले, आप लोगों के बुक में एक चार्ट दिया है। क्या चीज दिया है? एक चार्ट। मैं आप लोगों को इस बुक से पढ़ा रहा हूं, इस चार्ट को। ये फिर आप लोग इंशाल्लाह अपने घरों में ये बुक में ये देख ले। चार्ट ये है, दिस इज द चार्ट। और ये जरूर है कि आप लोग इस चार्ट को बनाएं, अपने लिए बनाएं। ये देखें,
टेबल शो करता है शोइंग ब्लड फ्लो इन मिलीलीटर पर मिनट, इन मिलीलीटर पर मिनट, कि मिलीलीटर पर मिनट में ब्लड फ्लो कितना है। ये जरूरी है ये चार्ट, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन मेरा ये है, ये देख ले, ऑर्गन एट रेस्ट ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में बंदा करता है। ये देखे हार्ट जो है इसको रेस्ट कंडीशन में कितना ब्लड फ्लो करता है और एक्सरसाइज में। हाउ मच ब्लड फ्लो इन मिलीलीटर पर मिनट अकर टू हार्ट ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, 250 milliliter, but during exercise the flow of blood to the heart will be increased into 750 milliliter. During rest condition, how much blood flow in milliliter occur to the human kidney? That is 1200 milliliter, और एक्सरसाइज में 600। फिर यहां पे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो चार्ट में गलत नहीं दिया, कि मतलब रेस्ट कंडीशन में ये 1200 मिलीलीटर है, एक्सरसाइज में 600 है, एक्सरसाइज में ये ब्लड किधर चला जाता है। हालांकि लोग तो कहते हैं कि एक्सरसाइज में किडनी को ये ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किडनी को कम क्यों हो गया। ये याद रख ले माय डियर, जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं स्ट्रीनियस एक्सरसाइज में ज्यादातर ब्लड फ्लो टुवर्ड द स्किन और मसल को चला जाता है, तो इस वजह से एक्सरसाइज के दौरान इंसान इस तरह रेड नजर आता है और उससे पसीने भी निकल आते हैं। क्यों? ब्लड फ्लो टुवर्ड द स्किन और सुपरफिशियल ब्लड वेसल को ज्यादा हो जाता है। इनमें से दिया है, देख स्केलेटल मसल को कितना है, 1000 मिलीलीटर पर मिनट। ये लास्ट पॉइंट है, इंशाल्लाह एक सेकंड में ये खत्म होगा। इसके अलावा है ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज, स्ट्रीनियस एक्सरसाइज में 1,25,000 मिलीलीटर पर मिनट ये ब्लड फ्लो हो जाता है, किधर? स्केलेटल मसल को। फिर इसमें एक ऑर्गन ऐसा है जिसका नाम है ब्रेन। ब्रेन को एक्सरसाइज और रेस्ट कंडीशन दोनों में सेम फ्लो ऑफ ब्लड होता है, क्योंकि ब्रेन ऐसा ऑर्गन है अगर इसको ब्लड फ्लो कम हो गया तो इसमें पैरालिसिस का खदशा होता है। तो एक्सरसाइज और रेस्ट कंडीशन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ मिलीलीटर ब्लड जो है ना इंसान के ब्रेन को सप्लाई तो किया जाता है। तो ये चार्ट बहुत जरूरी है, मतलब आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज हाउ मच ब्लड फ्लो अकर टुवर्ड द स्केलेटल मसल, तो आप लोगों को ऑप्शन में दिया होगा ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज या दिया होगा ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन। तो इसके साथ लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन में, लेक्चर नंबर 21 में हम पहुंच गए ये कैपिलरीज के आखिरी चार्ट तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा ब्लड प्रेशर। अल्लाह हाफिज।